फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसका इंट्रोडक्शन आपसे कराया था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का, और इसमें फिर और भी ज़्यादा हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले उसकी थियरी जानेंगे, उसका कंसेप्ट समझेंगे, देन आफ्टर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है ये प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि ज्योमेट्रिकली पहले देख लेते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स अगर कोई भी फंक्शन है, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन दैट इज रियल वैल्यूड फंक्शन, देन विच इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अगर कोई फंक्शन है जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में क्या है, कंटिन्यूअस है, तो हम लोग देख रहे थे इंक्रीजिंग फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन होगा जो किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो तो उसका कोई ना कोई कर्व बनेगा। जितने भी फंक्शन होते हैं अलजेब्रिक, उसका ग्राफ पेपर पे कोई ना कोई कर्व बनता है, कोई वक्र बनता है। तो अगर वो कर्व ऐसा है जो कंटिन्यू एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वाई एक्सिस उसके लिए बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, जैसे एक्स में यहाँ कोई वैल्यू है और दूसरी एक्स में यहाँ कोई वैल्यू है, तो डेफिनेटली जो राइट साइड वाली वैल्यू होगी वो अपने लेफ्ट साइड वाली वैल्यू से ज़्यादा होगी। रियल लाइन पे राइट साइड में सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तो बढ़ता ही जाता है वैल्यू। अगर ऐसा देखने पर x इक्वल टू ए मान लीजिए कोई पॉइंट है और इस पर जो y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है एफ ए, यानी एट x इक्वल टू ए वैल्यू ऑफ एफ एक्स। अगर हम x के पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और y का भी डायरेक्शन बढ़ता जा रहा है, यानी x बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है, x बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है, यानी हम जब राइट साइड में कर्व को लेके आ रहे हैं तो कर्व धीरे धीरे ऊपर भी जा रहा है। तो ऊपर वाला एक्सिस क्या है, y एक्सिस है। तो इस कंडीशन में जो हमारा कर्व होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन को, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को डिनोट करेगा। अगर ऐसा भी कर्व मिल रहा है जो पहले बढ़ रहा है, फिर कुछ दूर तक कांस्टेंट है, फिर बढ़ रहा है, यानी कहीं घट नहीं रहा है, लगातार डिक्रीज कहीं नहीं हुआ, या तो इंक्रीज हो रहा है या तो कांस्टेंट रह रहा है, तो अगर कांस्टेंट वाला भी पार्ट आ रहा है तो सिर्फ इंक्रीजिंग कहेंगे इसको, और इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे। सिमिलरली अगर x बढ़ाने पे, देखिए x बढ़ाने पे x को हमने बढ़ाया तो y की जो वैल्यू थी वो घट के अब बहुत नीचे आ गई। x को इंक्रीज करने पे यहाँ y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को डिनोट करने वाले कर्व को डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। अगर बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेंगे इसको, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर बीच में कहीं कांस्टेंट भी रहता है, लगातार डिक्रीज हो रहा है, यानी डिक्रीज तो हो रहा है, कहीं इंक्रीज नहीं हो रहा है, या तो कांस्टेंट या तो डिक्रीज, तो उसको सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। तो ये तो ज्योमेट्रिकल हो गया कंसेप्ट। अब मैथमेटिकल कंसेप्ट समझते हैं। तो मैथमेटिकल मीनिंग समझते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स, या मान लीजिए कोई फंक्शन है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कहा जाएगा, इफ, पहले इंक्रीजिंग देखते हैं, इफ x1 इज लेस देन x2। अगर दो पॉइंट कोई भी इसके डोमेन में या फिर इन क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी में कोई दो पॉइंट x1 x2 इस तरह से ले रहे हैं कि x1 लेस है x2 से, एंड दिस इंप्लाइज, अगर ये ऐसा शो कर रहा है कि एफ x1 यानी x इक्वल टू x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी लेस है x इक्वल टू x2 पर, तो जो कर्व हमने बनाया था देखिए उसी से ये बिल्कुल डेराइव किया गया है कि x1 अगर लेस होगा x2 से तो एफ x1 भी लेस होना चाहिए एफ x2 से, या इक्वल भी हो सकता है। कहीं कांस्टेंट है तो इक्वल भी हो सकता है। जैसे एक तरह इस तरह का हमने कर्व बनाया था। यहाँ देखिए x1 x2 की वैल्यू, यहाँ x1 x2 से लेस है, बट एफ x1 एफ x2 की वैल्यू यहाँ इक्वल हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और सिमिलरली डिक्रीजिंग के लिए और एक और भी इसका तरीका है, x1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू x2 ले रहे हैं अगर, तो एफ x1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ x2 आना चाहिए। मतलब जो वैल्यू बड़ी है उस पर फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए। दूसरा है डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के केस में x1 इज लेस देन x2 अगर है, दिस इंप्लाइज एफ x1 इज ग्रेटर देन एफ x2, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ x2। मीन्स अगर फंक्शन में हम
क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, यानी x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो fx की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। देखिए x को हमने x1 से x2 की तरफ इंक्रीज किया तो डिक्रीज हो गया फंक्शन की वैल्यू, पहले इतनी हाइट पे थी अब इतनी हाइट पे आ गई, तो ये इस तरह के फंक्शन डिक्रीजिंग होते हैं। और अगर x1 लेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू x2 है तो इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, अपोजिट नेचर आना चाहिए, fx1 लेस आना चाहिए fx2 से, यानी x1 अगर x2 से ग्रेटर है तो fx1 लेस आना चाहिए, x1 लेस है तो fx2 ग्रेटर आना चाहिए fx2 से। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की बात हुई। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कहते हैं और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब कहेंगे, जब कंटिन्यू बढ़ता जाए, बीच में कहीं भी कोई कांस्टेंट ना रहे कर्व। तो सिर्फ हमें इसमें करना क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कहेंगे, जब यहाँ पे लेस देन और इक्वलिटी की जगह सिर्फ लेस देन रहेगा। इफ x1 लेस देन, यहाँ पे एक ये लिख लीजिएगा, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB, ये सबके लिए होगा। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB। अब ओपन इंटरवल की बात करते हैं। इफ x1 ग्रेटर देन लेस देन x2 दिस इंप्लाइज fx1 लेस देन fx2। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB, A और B के बीच में ऐसा होना चाहिए कर्व। ठीक है, तो ये है बस, इसमें लेस देन आर इक्वल टू होता है, इसमें लेस देन आर इक्वल टू नहीं होता है, सिर्फ लेस देन होगा या सिर्फ ग्रेटर देन होगा। एंड x1 लेस देन x2 implies fx1 is greater than fx2, then it is said to be strictly decreasing for all x1 x2 belongs to AB। तो ये तो हो गया, हम इसको लीनियर फंक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और भी तरीका हम लोग सीखेंगे, किसी भी पावर का कोई भी कर्व हो तो उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें, तो उसकी बात करते हैं अब थ्रू डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का अभी तक जो हमने बताया इसमें कहीं भी डिफरेंशिएशन का यूज़ नहीं हुआ, जबकि हमारा चैप्टर क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो अब डेरिवेटिव के थ्रू हम कैसे चेक करेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन, वो डिस्कस करते हैं। तो अब हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि डेरिवेटिव का यूज़ करके कैसे चेक कर पा रहे हैं। तो आइए देखिए, पहले हम कुछ यहाँ पे ज्योमेट्री बनाते हैं। ये इंक्रीजिंग फंक्शन का कर्व है, इस टाइप का कोई भी कर्व रहे जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ चला जाए, उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन इसलिए कहेंगे क्योंकि x को बढ़ाने के साथ साथ y भी बढ़ रहा है। बट इसमें देखिए एक स्पेसिफिक चीज़ हम देख रहे हैं कि इसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका जो स्लोप हो रहा है x के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, वो क्या आ रहा है, एक्यूट एंगल आ रहा है। और इसके अपोजिट अगर डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है जो लगातार डिक्रीज नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है, इसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो देखिए वो x के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, मोर देन 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस एंगल से हमारा डेरिवेटिव का क्या लेना देना, तो बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिसको ग्रेडियंट कहते थे या स्लोप ऑफ लाइन कहते थे, उसको m से डिनोट करते थे, उसी को जब आप tan थीटा से भी डिनोट करते थे। tan थीटा यानी लाइन का एंगल दिया हो अगर, किसका कौन सा एंगल होता है, x के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनने वाला एंटी क्लॉकवाइज एंगल। तो x का पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, इसके साथ बनने वाला एंटी क्लॉकवाइज ये है एंगल, और इसमें भी ये है। तो हमें ये मिल रहा है कि अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल यानी सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू मिल रही है, और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एक्यूट एंगल मिल रहा है। एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। और इसमें सिर्फ साइन और कास पॉजिटिव हो, साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। लेकिन स्लोप निकालते टाइम हम कौन सा एंगल निकालते हैं, कौन सा रेशियो निकालते हैं, तो टेंजेंट थीटा, टेंजेंट ही कहा जाता है उसको। ये इसका क्या है, टेंजेंट लाइन है, और उसके स्लोप को टेंजेंट थीटा से हम डिनोट करते हैं, tan थीटा से। तो tan थीटा जब यहाँ पे एक्यूट एंगल की जगह ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा तो वो हमेशा निगेटिव आएगा, और उस tan थीटा को ही हम डिफरेंशिएशन में dy/dx कहते हैं और f-x कहते हैं। f-x या dy/dx कहा जाता है इस tan थीटा को ही, स्लोप को ही, इसको स्लोप कहा जाता है, स्लोप ऑफ ए लाइन।
तो अब हम स्लोप से भी निकाल सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी कर्व इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। देखिए अगर स्लोप पॉजिटिव आएगा, एक्यूट एंगल है मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू किसी पॉइंट पे जो या उस इंटरवल में, जो इंटरवल गिवन है उस इंटरवल में हमेशा पॉजिटिव आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो कर्व कैसा है, इंक्रीजिंग है। इसी तरह से अगर dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स की वैल्यू गिवन इंटरवल में निगेटिव आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो कर्व कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो इस तरह से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करने का ये तरीका भी है, और डेरिवेटिव का यूज़ करने के लिए हम यही तरीका यूज़ करेंगे। वैसे लीनियर फंक्शन के लिए जनरली हम वो फंक्शन तरीका भी यूज़ कर सकते हैं जो अभी हमने इसके पहले बताया। तो इसके लिए इंक्रीजिंग फंक्शन, ये दोनों ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए बात हो रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 then function will be strictly function, and if f dash x is less than 0 in the given interval where x belongs to ab, where x belongs to, for all x belongs to ab, अगर लेस देन आ रहा है तो वो डिक्रीजिंग होगा। मीन्स फंक्शन जो भी गिवन होगा उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। अब एक और बात कर लेते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि उसमें इंटरवल पूछ देता है। जैसे इसमें तो इंटरवल दिया है, हमें चेक करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग। अब किसी किसी फंक्शन के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का उससे रिलेटेड आपसे इंटरवल भी पूछा जाएगा कि किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, किस में डिक्रीजिंग होगा। तो इस केस में आपको ये भी बताना होगा। तो मैं अब आपको वो समझाने वाला हूँ। देखिए अगर ये कोई कर्व है तो एक बात हमें कर्व में समझ में आती है कि कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में चेंज कहाँ से हो रहा है, जहाँ से कर्व में टर्निंग हो रही है, जहाँ से कर्व में मोड़ आ रहा है, वहाँ से एक तरफ फंक्शन इंक्रीजिंग है तो दूसरे तरफ डिक्रीजिंग है। तो यही बस, अब देखिए जहाँ टर्निंग आ रही है, जैसे देखिए ये फंक्शन यहाँ इधर डिक्रीजिंग है, फिर यहाँ से इधर उठता हुआ चला गया तो इंक्रीजिंग है, फिर यहाँ से डिक्रीजिंग है, आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो अब टर्निंग पॉइंट पे टेंजेंट को हमको देखना होगा। जहाँ टर्न ले रहा है कोई भी कर्व, वहाँ पे टर्निंग पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या आएगा, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आएगा। किसी भी टर्निंग पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। मतलब अगर कोई कर्व ऐसा है जो किसी गिवन इंटरवल में, कुछ इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग है, कुछ के लिए डिक्रीजिंग है, तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि वो पॉइंट कौन सा है जहाँ से वो टर्न हो रहा है। तो वो पॉइंट कैसे मिलेगा, हमें उसके बारे में ये फैक्ट पता है कि उस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा जहाँ से वो टर्न हो रहा होगा। तो टेंजेंट के एक्स एक्सिस से पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ कि tan थीटा एक्स एक्सिस से पैरेलल होने का मतलब एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाए। तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, मतलब एफ डैश एक्स उस पॉइंट पे क्या होगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन हमारा गिवन होगा उसमें एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, और जब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक्स की 1, 2 या 3 मोर देन 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। वैल्यू मिलेगा या वैल्यूज़ मिलेंगी, 1 या 2 या 3 वैल्यूज़ जो भी मिलेंगे। तो सपोज करिए कि अगर ये एक्स एक्सिस है, जिसको रियल एक्सिस भी कह सकते हैं हम, रियल एक्सिस, और इस पर हमको एक वैल्यू कोई दे दी जाए, ये रियल एक्सिस हो गई, और इस पर कोई एक वैल्यू दे दी जाए हमको। मान लीजिए ये बीच में हमारा एक कोई वैल्यू मिल गया a, x इक्वल टू a मिल गया। तो अब ये x इक्वल टू a अगर एक पॉइंट मिल रहा है तो ये पूरे रियल लाइन को 2 इंटरवल में डिवाइड कर रहा है। एक तो a, और a से इधर पूरा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक, क्योंकि इधर अनलिमिटेड है, रियल लाइन है तो लाइन तो अनलिमिटेड होती है। और इधर दूसरा इंटरवल कौन सा मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस a तक। ये दोनों मिलके लाइन को कंप्लीट कर रहे हैं। एक पॉइंट मिला तो ये 2 इंटरवल में डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों इंटरवल में हम चेक करेंगे कि किसमें फंक्शन x बढ़ाने पे y बढ़ रहा है, या फिर डिफरेंस उसका जो डेरिवेटिव आ रहा है वो पॉजिटिव किस में हो रहा है, इस इंटरवल में या इधर वाले इंटरवल में। जिसमें पॉजिटिव हो रहा होगा उसमें क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, जिसमें नेगेटिव हो रहा होगा उसमें डिक्रीजिंग होगा। ये मोर देन 1 पॉइंट भी आ सकते हैं, जैसे सपोज करिए 2 पॉइंट आ गए A B,
तब ये पूरी रियल लाइन अब कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 3 पार्ट्स में। पहला इंटरवल हुआ हमारा माइनस इनफाइनाइट टू ए, दूसरा इंटरवल हुआ हमारा ए टू बी, और तीसरा इंटरवल हुआ बी टू प्लस इनफाइनाइट। ये ए और बी के बीच के पॉइंट्स हैं, ये ए से लेस, मतलब ए से लेस का मतलब माइनस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से ए तक के, और ये बी से ग्रेटर तो बी टू प्लस इनफाइनाइट। अब इन सभी इंटरवल्स में हम एक टेबल ड्रा करेंगे, इंटरवल्स को लिखेंगे, फिर उसमें साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक करेंगे किस में पॉजिटिव किस में नेगेटिव आ रहा है। जिसमें पॉजिटिव आ रहा होगा उस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, जिसमें नेगेटिव आ रहा होगा उसमें डिक्रीजिंग होगा। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे अपने एक्सरसाइज का। तो आइए अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे अपने एनसीईआरटी का ही फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, दो अलग अलग मेथड से इसको चेक करेंगे, एक बार डेरिवेटिव मेथड से, एक बार सिंपल मेथड से। इस क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, सो दैट द फंक्शन f(x = 3x + 17) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। हमें ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है r में, सेट ऑफ रियल नंबर्स में। तो आइए पहले सिंपल मेथड जो हमने बताया था उसको यूज करते हैं। हम सपोज कर लेंगे, लेट अस कंसिडर लेट x1 एंड x2 आर टू, x1 x2 बिलोंग्स टू r। रियल x1 और x2 दो रियल नंबर्स हैं, सच दैट कैसे रियल नंबर्स हैं, x1 लेस देन x2। इस तरह से हैं रियल नंबर्स। जब दो डिफरेंट रियल नंबर्स लेंगे तो उसमें से कोई एक बड़ा होगा कोई छोटा होगा, ये सिंपल सी बात है। तो हमने सपोज कर लिया कि x1 छोटा है x2 से। अब हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि fx1 भी छोटा होगा fx2 से। अगर ऐसा हम शो कर देते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, क्योंकि हमें यही तो दिखाना होता है, x1 अगर लेस है x2 से तो fx1 fx2 से लेस होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको fx1 में कन्वर्ट कैसे किया जाए। fx की वैल्यू है 3x + 17। तो हम क्या करेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। कोई भी इनइक्वालिटी है तो उसको किसी भी पॉजिटिव नंबर से, दोनों साइड सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, यानी साइन सेम रहेगा। तो हम इसको 3x बनाना चाहते हैं तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3x1 इज लेस देन 3x2 रहेगा। अगर x1 x2 से लेस है और पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव से करेंगे तो ये साइन चेंज होता है, पॉजिटिव से कर रहे हैं तो +3 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, साइन सेम रहेगा। 3x1 इज लेस देन 3x2, बट हमको इसको कन्वर्ट किस में करना है, fx में। अगर 17 दोनों तरफ जोड़ दें तो ये fx1 को डिनोट करने लगेगा, ये fx2 को डिनोट करने लगेगा। तो हम कोई भी नंबर दोनों साइड इनइक्वालिटी के जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 17 दोनों साइड ऐड कर देंगे। 3x1 + 17 इज लेस देन 3x2 + 17। अब देखिए fx की डेफिनेशन है कि जो यहाँ रहेगा 3 टाइम्स + 17। तो यहाँ अगर x1 है 3 टाइम्स x1 + 17 तो इसको हम fx1 कहेंगे, और यहाँ x2 है अगर तो हम इसको fx2 कहेंगे। तो हमने सपोज किया था x1 लेस देन x2, बट हमें मिल गया क्या, इससे रिजल्ट क्या मिला, fx1 लेस देन fx2। मतलब कि x1 अगर x2 की तरफ, x1 अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसका इमेज भी इंक्रीज कर रहा है, मीन्स उसके उस पॉइंट पर वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। दैट मीन्स दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की ये डेफिनेशन है। दिस शोज दैट f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही आपको प्रूव करना है, बट इसमें अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, मेथड अलग। अब हम डेरिवेटिव वाला मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। इस मेथड से भी किया जा सकता है, बट मैं दूसरा मेथड भी आपको समझा दूँ। इसको डेरिवेटिव मेथड से करते हैं। हमारा फंक्शन है fx = e⁻²x, where x belongs to set of real numbers, x रियल नंबर है। देन f' क्या होगा, मीन्स डिफरेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो f' हो गया। e⁻²x का चेन रूल से e⁻²x होगा, फिर 2x का करेंगे तो 2 आएगा, तो 2e⁻²x आ गया। अब हमें बस यही देखना है क्या ये पॉजिटिव है। तो हमें ये पता है, सिंस वी नो दैट e⁻, पॉजिटिव नंबर रखें या नेगेटिव नंबर रखें, e की वैल्यू हमेशा क्या आती है, e⁻,
पॉजिटिव आती है। e to the power x is always greater than or equal to greater than 0 for all x belongs to real number। जैसे e to the power माइनस एक्स भी आप रखोगे तो ये बनेगा 1 अपान e to the power माइनस 1 अपान e to the power प्लस एक्स, और e to the power प्लस एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आती है, प्लस में आती है। तो माइनस रखें या प्लस रखें, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, प्लस में आएगी, क्योंकि e का पावर 0 भी अगर लेते हैं तो e का पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 भी 0 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, e टू दी पावर x अगर r से बड़ा होता है, 0 से ग्रेटर होता है, तो e टू दी पावर 2x भी ग्रेटर देन 0 होगा। दिस सोच दैट ये किसकी वैल्यू है, f डैश x की। f डैश x इज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 से, पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन 0। अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव रिजल्ट देता है, दैट मीन्स उसका टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रहा है, और एक्यूट एंगल बना रहा है तो वो फंक्शन कैसा होगा, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब अगर यहाँ पे कोई, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक्चुअली ज़्यादातर आपको इंटरवल गिवन रहेंगे, क्योंकि वो एक पीरियाडिक फंक्शन है और डिफरेंट क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यूज़ का साइन चेंज होता रहता है, तो उसके लिए उसके बेसिस पे भी एक क्वेश्चन आपको कराते हैं। तो इसमें देखिए थर्ड क्वेश्चन, सो दैट fx इज इक्वल टू साइन एक्स गिवन है। अब इसमें शो करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π, एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले f डैश एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू है साइन एक्स, तो f डैश एक्स फाइंड करते हैं। f डैश एक्स आएगा हमारा cos x, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x। अब यहाँ बात आती है पहले वाले की, हमें ये पता है 0 to π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, एज cos x इज ग्रेटर देन 0, cos x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2। अगर वैल्यू 0 और π/2 के बीच की हो तो वो एंगल एक्यूट एंगल होगा, और एक्यूट एंगल के लिए cos की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। 90 पे भी नहीं जाना है क्योंकि उस पर 0 होती है, ओपन इंटरवल है, तो 0 और π/2 के बीच में हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। cos x किसकी वैल्यू है, f डैश x की। सिंस f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2, दैट मीन्स fx इज और f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, यानी इस इंटरवल में ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। आप दूसरे की बात करते हैं b, f डैश एक्स तो cos x आया है, तो हमें ये पता है एज cos x इज नेगेटिव दैट इज लेस देन 0 इन सेकेंड क्वाड्रेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 to π। π/2 से पाई के बीच में अगर कोई वैल्यू है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, डेफिनेटली इसमें आता है, और इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, कास हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, किसकी वैल्यू है, f डैश एक्स की। दिस शोज दैट f डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 to π, हेंस fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल π/2 to π। अब c की बात करते हैं। देखिए जो 0 to π हमारा 0 to π इंटरवल है, वो दो इंटरवल को एक साथ कंबाइन करने पे मिल रहा है। 0 to π ये होता है। अब 0 to π/2 में इंक्रीजिंग, इसमें डिक्रीजिंग, तो कहीं इंक्रीजिंग कहीं डिक्रीजिंग, तो ना तो उसको हम एक तरह से पूरा डिक्रीजिंग कह पा रहे हैं ना इंक्रीजिंग कह पा रहे हैं, तो क्या होगा रिजल्ट, नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। सिंस fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग in π/2 to π, hence fx is neither increasing nor decreasing in
0 to पाई, 0 और पाई के बीच में ना तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा। अब ये देखिए डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, इसमें इंटरवल फाइंड करना है। फाइंड द इंटरवल इन विच fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें वो इंटरवल चाहिए जिसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, दोनों अलग अलग इंटरवल्स। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डेरिवेटिव का f डैश x निकालेंगे। fx इज इक्वल टू है 2x स्क्वायर माइनस 3x, देन f डैश x क्या बनेगा 4x माइनस 3, 4x माइनस 3। अब हमें ये पता है, फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर फंक्शन बीइंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या है, जो हमारा f डैश x आता है वो मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो f डैश x की वैल्यू है 4x माइनस 3, मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये एक इनइक्वालिटी मिल गई। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। तो x की वैल्यू निकालने पे देखते हैं क्या आता है। 4x इज लेस देन 3, देन x इज ग्रेटर देन 3/4, 3/4 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 3/4 से ग्रेटर होने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्रेटर होने का मतलब 3/4 से तो इनफाइनाइट नंबर्स ग्रेटर हो सकते हैं। तो कौन सा इंटरवल बन रहा है, fx इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, इससे ग्रेटर इनफाइनाइट नंबर्स होंगे 3/4 टू इनफाइनाइट। इस इंटरवल में क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के कंडीशन पे जब हमने इसको रखा तो हमें x की वैल्यू मिली जो ग्रेटर देन 3/4 होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन 3/4 मीन्स 3/4 अनवर्ड्स अप टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक हम कोई भी वैल्यू रखेंगे 3/4 से ग्रेटर, तो वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और बी कंडीशन में कह रहा है फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने के लिए कंडीशन है f डैश x इज लेस देन 0, तो 4x माइनस 3 इज लेस देन 0, दिस इंप्लाइज 4x इज लेस देन 3 एंड x इज लेस देन 3/4। तो x इज लेस देन 3/4 का मतलब 3/4 से लेस इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं रियल लाइन में। 3/4 से जितने भी लेफ्ट साइड में आएंगे इंटरवल सब क्या होंगे, 3/4 से लेस होंगे। तो इसके लिए कंडीशन हो जाएगा fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इनफाइनाइट टू 3/4, ये हमारा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लगभग हर टाइप का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब मुझे लगता है आपको मौका देना चाहिए जिससे आप सॉल्व करें, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, हम उस क्वेश्चन का अगला वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।